आदाब, खुशामदीद है आप सबका हमारी इस ख़ास नशरियात ख़ास मुलाकात में। हस्बे वादा आपके सामने आए हैं और लगातार ये कोशिश रहती है कि हर हफ्ते किसी न किसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएं। आज जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो न्यूज़ मेकर हैं। मैं न्यूज़ मेकर इनको इसलिए मानता हूँ, ये ट्वीट करें तब भी सुर्खियों में रहते हैं, बात करें तब भी नेशनल हुकअप पर सुर्खियों में रहते हैं। ताल्लुक़ इनका जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद गनी लोन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सज्जाद साहब, दो रुख है आपकी ज़िंदगी के। एक वो है जब आप इलाहिदगी पसंद की एक सोच रखते थे और एक रिप्रेजेंटेशन थी, आप बताते थे कि जनाब मैं एस्पिरेशंस को डील करता हूँ। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब आपने लीड की वालिद साहब के इंतकाल के बाद और आपने पार्टी को समझा, हालात को देखा और आप उस एस्पिरेशंस को मेन स्ट्रीम में ले आए और आहिस्ता आहिस्ता करके आपने एक नई शुरुआत की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए। तब से लेकर अब तक बीच में आप मिनिस्टर भी रहे और उसके बाद आप खाना नज़रबंद भी रहे 5 अगस्त 2019 में। अगर मैं सिर्फ 5 अगस्त से लेकर आज तक की बात करूं, 2021 दिसंबर में आज हम हैं, सज्जाद गनी लोन की नज़र में जम्मू कश्मीर में क्या बदला और क्या तब्दीलियाँ आई? क्योंकि आजकल दिल्ली में हम बैठे हैं तो ये सोचते हैं कि जनाब जहाँ पर भी बात करें कि नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर बहुत बदल रहा है और तरक्की की ओर है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये गैर मुमकिन है, ये अनरियलिस्टिक है ये कहना कि 2 साल में कोई चीज़ बदल जाएगी। कौमों को डेकेड्स लगते हैं, सदियां लगती हैं बनने में। नेशन बिल्डिंग 1 या 2 साल में नहीं होती है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में सिस्टम कोई इतना रोबस्ट नहीं है कि हिंदुस्तान बदल जाए 2 साल में। 2 क्या 20 साल में बदल जाए। तो कश्मीर का 2 साल में बदलना इट्स नॉट अ वेरी रियलिस्टिक थिंग। सो जो कहने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए कि 2 साल में क्या बदलेगा। फिर उसमें कोरोना था, फिर उसमें हड़ताल था जब पहले आपने कि 2 साल में तो 1 साल बंद था, फिर 1 साल बचा तो उसमें विंटर भी होता है, तो वहाँ क्या बचा, आपने कब क्या किया। सो इट्स प्रोपेगेंडा के हिसाब से आप कहिए तो ठीक है, लेकिन इन रियलिटी कैसे बदल सकता है। मैं कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ कि आप नहीं कर पाए, लेकिन टाइम ही नहीं था तो आप कहाँ से कर पाए। इसलिए ये कहना यही अनरियलिस्टिक है। तो 5 अगस्त के बाद बदला क्या? फिर क्या पॉलिटिकली आपको क्या चीज़ लग रही है? क्योंकि हम देख रहे थे आप मिनिस्टर थे तो आप इंडिया आइडिया एक्सचेंज में बोले और भी बहुत सारी जगहों पर आप बोले, तो अब लगातार एक वकालत करते रहे कि जनाब हुकूमत हिंद को जो रवैया है उसको तब्दील करना पड़ेगा। जी, आप जो देते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से परोस के दे तो हो सकता है लोगों का माइंडसेट चेंज हो। तो क्या आपको लगता है कि उस पर कहीं आज अमल हो रहा है या तब अमल हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आज हम आपसे जानना चाहेंगे वो यही है कि एक आवाज़ थी जनाब, एक रीजनल इम्बैलेंस है। जम्मू वाले बोलते थे कश्मीर सारा खा गया, लद्दाख की अपनी परेशानियाँ थी, कश्मीर की अपनी परेशानी थी। क्या वाकई तौर पर रीजनल इम्बैलेंस था फंड्स के अंदर, या ये भी एक हवा थी जो अभी भी चल रही है? देखिए, सबसे पहले जो आपने बोला वो परोसने का, वो एक बात थी मेरे वालिद साहब के वक्त। तो वो किसी अखबार वाले से बात कर रहे थे, तो अखबार वाले ने उनको बोला कि आप मिनिस्टर रह चुके हैं तो अब आप अलहदगी पसंद हैं। तो बात चली तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि वालिद साहब ने उनको बोला कि यार हम तो शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के, उनने तो काफ़ी हमारे लिए किया है। तो इन्होंने बोला फिर प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रॉब्लम यह है कि यार जब पुराना वक्त था, जब 1960, 65, 70 में जब ड्रॉट होता था, सूखा पड़ता था, खाने के कमांदे होते थे, तो बाहर से एड आता था, चावल नहीं होते थे, तो हिंदुस्तान हमें चावल ही नहीं बाकी जगह भूख में हमें खीर देता था। तो इन्होंने बोला फिर प्रॉब्लम क्या है जब खीर? बोला अफसोस चावल ही देते, प्यार से देते, ये खीर जो है जूते में डालकर बोलते लो खाओ। तो आज न खीर है, जूता अपनी जगह है, जो मुझे लगता है। तो ये जो अभी हो गया है, मुझे लगता है इनको अब चाहिए कि मारदाड़ काफ़ी हो गई, प्यार से, ये लोग हैं, अपने लोग हैं, इनको प्यार से बात करें, मोहब्बत से। बहुत ज़्यादा मारदाड़ हो गई और हस्ब मामूल वही हुआ। एलीट बच गया, गरीब पिस रहा है। आपका NIA हो, आपका ACB हो, ये गरीब के पीछे ही है। आपका CBI हो, ये गरीब के पीछे ही है, जिसके पास शायद अपने वकील करने के पैसे भी नहीं। नंबर 1। जहाँ तक रीजनल इम्बैलेंसेस का है, देखिए मैं डेटा का आदमी हूँ, मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। डेटा इसको सपोर्ट नहीं करता है, रेट्रिक सपोर्ट करता है, डेटा सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा देखें, वो आपको नहीं मानता है कोई रीजनल बैलेंस। अगर थी
तो वो कश्मीर की तरफ से थी, बिकॉज कश्मीर में वर्किंग सीज़न सिर्फ 6 महीने का होता है। लद्दाख में हो सकती है क्योंकि वहाँ भी वर्किंग सीज़न छोटा हो सकता है। कि लद्दाख वालों को तो आज़ादी मिल गई, वो अब ब्यूरोक्रेट्स के अंडर काम कर रहे हैं। आज जाकर पूछ लें उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो तो पछतावे में हैं कि भाई हम फंसे कहाँ, ब्यूरोक्रेट कहाँ। अगर ब्यूरोक्रेट की का गवर्नेंस अच्छा होता तो पूरा हिंदुस्तान फिर ब्यूरोक्रेट के अंडर होता। लद्दाखी क्यों होता या कश्मीरी क्यों होता। तो क्या आज जब पार्लियामेंट के हम एदाद-ओ-शुमार पढ़ते हैं और पार्लियामेंट की बातों को सुनते हैं, वहाँ पर इस चीज़ की तो अक्कासी हो रही है फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर जो जम्मू कश्मीर को डील करते हैं, मिनिस्टर फॉर होम, वो भी तो ये लगातार बता रहे थे कि जनाब आज तक जो जुल्म हुआ अब नहीं होना है जी, ये रीजनल इम्बैलेंस हमने ख़त्म कर दिया। नहीं, वो मैंने बोला डेटा। अब देखिए वो बीजेपी क्या बोले क्या नहीं बोले, वो तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो बट आप डेटा देखिए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। हमने भी देखा है जम्मू हमारा स्टेट का हिस्सा है, छोटा सा टाउन होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग सिटी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमने तो श्रीनगर को नीचे जाते हुए देखा, और जम्मू में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आया कभी इम्बैलेंस। सज्जाद गनी साहब, आप नज़रबंद रहे 5 अगस्त के बाद, उसके बाद रिहाई हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके एक पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा शुरू। आप वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मिले यहाँ दिल्ली आके, उसके बाद क्या कुछ बदला जो सज्जाद गनी लोन साहब को लगता है कि हाँ ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है? क्योंकि मैं जिस भी कश्मीर की लीडरशिप से बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं जनाब बदला कुछ भी नहीं, उन्होंने जैसे करना था वही चल रहा है, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। क्या वाकई तौर पर सिस्टम ऐसा ही है कि पॉलिटिकल वॉइस को कोई नहीं सुन रहा है और एज इट इज़ सब कुछ चल रहा है? नहीं, सिस्टम तो अनरिस्पॉन्सिव है, इसमें कोई शक नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यूटी है, मतलब मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है कि हम यूटी हैं। रुकबे में आई थिंक 6-7 बिगेस्ट स्टेट, पहला स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, वहाँ से उन्होंने यूटी में बना दिया। डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया हुआ है, सो विच आई थिंक शुड हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर एवरी कॉन्सेंशियस इंडियन। अनफॉर्चुनेटली ये कौम भी सोई हुई है, ये नेशनलिज्म पर दुत है इस वक्त कि भाई हमने जो कोई बड़ा कमाल कर दिया है कश्मीरियों को, 6 मिलियन कश्मीरीज को सब्जुगेट करके उनको दबा के हमने बहुत बड़ा कमाल किया है। वक्त आएगा इनको मालूम पड़े कि कोई कमाल नहीं किया है। मजलूम कश्मीरी को दबाने से आप कोई हीरो नहीं बनते, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो खैर इनका टाइम है, ये बोलें जितना बोलें। बाकी हमें लगता है कि अनरिस्पॉन्सिव हैं, टोटली अपनी दुनिया में हैं। अच्छा, पॉलिटिकल रिस्पांस कैसा है? वज़ीर-ए-आज़म साहब से जब आप मिले तो क्या वाकई तौर पर यही बात हुई थी कि जनाब प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि तरह तरह की स्टेटमेंट्स आए, फिर खामोशी हुई, आज फिर ये कहा जा रहा है कि देखिए हमने ऐसे ऐसे बोला था जी, स्टेटहुड वापस करो, ऐसे करो, नहीं हो रहा है जी, लिंगरिंग प्रोसेस चला दिया, डिलिमिटेशन का प्रोसेस अब और आगे बढ़ सकता है, जिस तरीके के कल के स्टेटमेंट्स आए। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को सज्जाद गनी? नहीं, मैं आपको मतलब हम जब गए वहाँ वज़ीर-ए-आज़म से मिलने तो हमें भी अंदाज़ा ये था कि इसका जो स्कोप है वो ये है कि जो तलखियाँ हैं सरकार ने हमें जेल में डाला था, भाई ये एक फर्स्ट मीटिंग पॉइंट था। बियॉन्ड दैट कि कोई आइस ब्रेकिंग होगी, आइस ब्रेकिंग ही थी वो बेसिकली। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ एन आइस ब्रेकिंग रादर दैन समथिंग जी कुछ बड़ा। मुझे तो आइस ब्रेकिंग के बियॉन्ड नहीं लगा वो, और इट वाज अ गुड मूव। ऐसा नहीं है कि आई वुड डिबंक दैट मूव कि ये कुछ नहीं था, बट इट वाज वेरी बेसिक ऑन वेरिएबल्स ऑफ चेंज कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। उसमें तो मुझे नहीं लगता उतना डिटेल था। यानी बस ये एक गेट टुगेदर था और जो बाहर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जनाब अब हम फेज वाइज आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था अंदर की कहानी। नहीं, वहाँ इंडिकेशन दी कि यही जो ये बोलते हैं, इंडिकेशन दी कि अब क्या है कि मीटिंग थी, इट डज़ नॉट बिहूव मी कि मैं बताऊँ अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ। बट आई डिड नॉट कम आउट, आई कैन टेल यू। मैं उस मीटिंग से बाहर, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि कोई बदलने वाला है इमिनेंट। एंड आई एम श्योर बाकी जो लीडर थे उनके दिमाग में भी ये होता कि अभी ऐसा कुछ बदलने वाला इमिनेंट कोई चेंज नहीं होने वाली है। अच्छा, फिर यह भी हुआ कि जनाब डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा और उस डिलिमिटेशन प्रोसेस के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उनकी रिप्रेजेंटेशंस होंगी, उनकी बात को सुना जाएगा। फिर हमने देखा कमीशन श्रीनगर भी आया, आपके लोग भी वहाँ मिले हैं उनसे। अब जो बातें आ रही है कि जनाब कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये प्रोसेस डिरेल हो रहा है? डिलिमिटेशन जो है ये एक पर से डिलिमिटेशन इज एन एक्सीलेंट थिंग इन अ डेमोक्रेसी, बट इसको बार बार इस्तेमाल किया गया। डिलिमिटेशन का पहला जो नेगेटिव किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने इसमें पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ख़त्म करने, कुछ गायब भी हो गए,
उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने इस तरीके से तोड़ मरोड़ दी कि गायब हो गए। अब जैसे हमारे फादर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आप देखिएगा वो जब लड़ा करते तो आइलैंड्स हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये आइलैंड जो है ये हमने निकाल दिया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्यों वहाँ आपको 80% वोट पड़ते थे। ऐसे ही इन्होंने मौलवी इफ्तिकार साहब हैं, उनका जो अपना एक टोला होता था उसको कुछ काट के टंगमर्ग में डाल दिया, कुछ सोनावारी में डाल दिया, कुछ बकरा वोट होता था सिटी में, उसको ये कर दिया। सो दिस डिलिमिटेशन जब इट्स अ डीमॉन, इट्स अ वेरी डेंजरस डीमॉन। पास डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज जो हैं वो एक जो है मुझे हमेशा लगा है कि वो पार्ट ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम है। अब हमें ये था कि यहाँ बीजेपी है, इनका कश्मीर में उतना ये है नहीं, तो हो सकता है ये अच्छा करे, लेकिन मुझे जो लग रहा है इनके भी जो इरादे हैं रिगार्डिंग डिलिमिटेशन, ये कहीं फर्दर एक्सेसबरेट न करे प्रॉब्लम को। रादर टिपिकली दे शुड हैव कम अप कि साहब देखो हमारा कोई लेना देना नहीं है, पहले आपके साथ ये हुआ, आज हम कर देते हैं, बड़ी पार्टी है। बट मुझे तो नहीं लगता, दिन ब दिन शक होने लगा है कि ये कहीं जम्मू वर्सेस कश्मीर न कर दें, विद इन कश्मीर अपनी, बिकॉज दे ऑल्सो सीम टू बी लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, ये भी अपनी एक दुनिया ने बनत बसा के रखी है। तो आपको भी डाउट है, जो डाउट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को है कि जनाब कुछ भी हो सकता है इस पिटारे से, जब बाहर चीज़ें आएंगी तो शायद वो नहीं होंगी जो एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं और जो एक्सपेक्ट शायद जम्मू की पार्टीज़ करती हैं। देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वी आर यूज्ड टू इट। ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इनके लिए नहीं है, बिकॉज हमने इनके हाथों हम पर ये गुजरी है, ये कोई नई चीज़ नहीं, इट्स अ कंटिन्यूस। द ओनली थिंग इज कि ड्राइवर दूसरा है, बीजेपी है आज, इससे पहले कांग्रेस थी, उनने क्या किया, सेम किया है। उससे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीडीपी थी, सेम। मैं लिमिटेशन से हटकर बोल रहा हूँ। सो ये कोई नई बात नहीं, इसलिए हमें बड़ा नॉर्मल लगता है। फॉर अस इट्स नॉट एन एबनॉर्मैलिटी बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज़्यादा इस पर यकीन नहीं रखते, बोलते ना जो भी आना हम तैयार है जी, जो भी आना है जब दोगे, जैसा करोगे, क्योंकि जो पहले हुआ है वही आपने, जो पहले उनने किया आज आप कर रहे हो, आपके बाद कोई और आएगा, फिर ये बदल जाएगा। सो दैट इज़ हाउ वी, बट ऐसा कोई वी डोंट सी एनीथिंग डिफरेंस। देखिए, वी शुड नॉट बिहेव इन अ मैनर कि जैसे ये जो डंडा पड़ा है, मैंने जो पहले डंडा खाया इंटरगेशन 1990 में खाई। ऐसा नहीं है कि डंडा आज शुरू हुआ, डंडा तो 90 से चल रहा है, उससे पहले भी था, लेकिन एक खतरनाक किस्म का जो डंडा है वो 90 से शुरू हुआ है, अभी तक बंद नहीं हुआ है। 90 में मैं जेल गया था, या 90 में, यस। सो दे आर बिहेविंग एज इफ पिछले 1 साल में हुआ, हमारे वक्त तो था ही नहीं, ये तो डंडा अब हुआ। नो, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कौम को, चाहे इंटरव्यूज़ हों, उसमें रिमाइंड कराते जाएं कि ये पिछले 30 साल का मामला है, कोई नया मामला नहीं है। कौम की जो शेल्फ लाइफ होती है मेमोरी की, मीडिया हैज़ अ बिग ड्यूटी टू रिमाइंड देम कि व्हाट हैपेंड। ये नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। तो इसमें एक है वो, देयर इज़ ए सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट कि थिंक में पुराना तो ठीक था, बस 19 के बाद सब खराब हुआ। खराब ही था और ये और ऐसे ही चल रहा है। अब इसके साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जुड़ रही है, वो 370 और 35A है। सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ आज के दिन में क्या है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर नज़र रखे हुए हैं, या जो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि जनाब अब वक्त आ गया है कि हमने किसानों की तर्ज पर आकर एहतजाज में आना होगा और बयानबाजियाँ शुरू हो गई, उस पर आप यकीन रखें? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं हो सकता है ड्रामा करता, लेकिन मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। नंबर 1, जो 370 का ओरिजिनल फॉर्म था जब ये पास किया, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना, और जो अमित शाह साहब ने एब्रोगेट किया पार्लियामेंट में, वो सेम नहीं थे। जब ये बना था तब अगर ये मान लीजिए 40 वर्ग के थे या 40 पेजेस थे, अब ये बमुश्किल 2 या 3 पेज बच गए थे। पहला सवाल मेरा ये है कि जो आज तक दिल्ली ने लिया, कॉमा तक उन्होंने वापस नहीं दिया, जिसमें इंदिरा गांधी साहिबा का बड़ा एक डायलॉग फेमस है, द क्लॉक कैन नॉट बी टर्न्ड बैक। कॉमा तक वापस नहीं मिला। फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी, इनके फादर, ये इनका बेटा,
क्या उन्होंने कभी ये बोला कि हम वापस नहीं लाएंगे? क्या 70 साल में कुछ वापस लाया? 75 में बल्कि फारूक साहब के फादर शेख साहब, जो कि बड़े कदावर लीडर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ले ली, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जब फारूक साहब बोलते हैं कि हम वापस लाएंगे किसानों के तर्जों पर, देखिए मेरी बात सुनिए, ये कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी है और मुसलमान है। इसको मार इसलिए भी पड़ती है कि ये मुसलमान है, इसलिए भी पड़ती है कि ये कश्मीरी है। तो ये लोगों को बोलना, इस किस्म के टर बोलना, जिसको मैं बोलता हूँ टरबाजी का, जो इन्होंने वो सारे ये कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? यू टॉकिंग ऑफ फार्मर्स, वेस्टर्न यूपी, वहां इलेक्शन है, पंजाब सिख कम्युनिटी वो आर्मी में है, कैन नॉट प्ले विद देम। कश्मीरी मुसलमान डिस्पेंसेबल है। ये कौन सा डिलीजन नया लाया है? 370 के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता हूं, पार्लियामेंट की तरफ देखता हूं, लेकिन जब तक बीजेपी वहां है वो पार्लियामेंट में 370 को वापस नहीं आने देंगे। ये भी एक रियलिटी है। क्या कांग्रेस आने देगी? शक लग रहा है। लेकिन अल्लाह ने अगर चाहे, जो थर्ड फोर्सेस आ रहे हैं, मुझे लगता है उनसे मुझे उम्मीद है, या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। बाकी मेरे में आई डोंट हैव अ हंगर फॉर थिएटर कि अब मैं लोगों को बोलूँ नहीं अब मैं जा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से लाऊँगा। मुझे आज की डेट में लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का वेट करना चाहिए, एंड एट अ फ्यूचर डेट वी शुड प्रे कि कोई नई हुकूमत आए जिसको थोड़ा तरस आ जाए कि यार ये कश्मीरियों ने कब प्रॉब्लम, इन बेचारों ने किया क्या हमारे साथ, हम हाथ धो के इनके पीछे अपनी मर्दानगी इनको क्यों दिखा रहे? ये भी तो हमारा एज अ पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट, क्या सज्जाद गनी लोन साहब को लगता है कि हवा बदलेगी दिल्ली में? देखिए, हमेशा लगता है कि रूलिंग पार्टी नहीं जाएगी और हमेशा रूलिंग पार्टी जाती है। ये सेफोलॉजी का एक रूल है। कभी भी जो है गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को नहीं लगता मैं हारूंगी या हारूंगा, लेकिन वो हार जाते हैं। इन पर एक टाइम आता है, कब? इज इट 24, इज इट 29? आई डोंट नो, बट इट कुड बी 24, यू नेवर नो, और इट कुड बी 29, बट चेंज विल बी देयर। देखिए, चेंजलेसनेस इज अननेचुरल, चेंज इज नेचुरल। ये बोलना कि आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया और वो हरफ आखिर है, मुझे नहीं लगता है। मुल्कों की जो डेस्टिनीज होती हैं वो एक इवेंट पर ख़त्म नहीं होती हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जहाँ जम्मू कश्मीर का मामला है, एनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो बोलेगा कि अभी चैप्टर ख़त्म हो गया वुड हैव टू बी वेरी वेरी इमेच्योर। यानी स्टिल यू हैव अ होप, सज्जाद गनी लोन साहब को ये होप है कि जनाब जो सज्जाद गनी लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेकर आए थे और अचीवेबल नेशनहुड हमारे सामने रखा था, आपको आज भी उस पर यकीन है कि ये एक पहल है जी, अगर इसके कुछ चीज़ों को अमलाया जाए तो जम्मू कश्मीर आगे जा सकता है, फ्यूचर स्ट्रेटजी इसकी है इसमें? देखिए, मेरी बात सुनिए, अब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद एक टाइम तो आएगा इंडिया पाकिस्तान में पीस होगा, इसमें कोई शक नहीं। सार्क या कोई और बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक होगा, एक रियलिटी है। अ टाइम विल कम जब पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दे विल कम आउट ऑफ narratives, non-economic narratives. Economic narratives eventually will come and rule this region. ये तो हमारा भी ख्वाब है। तो उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई चीज़, कोई चैप्टर बंद करना, अब आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जिसने चैप्टर बंद किया होता, जब ब्रेग्जिट, जब फिर यूरोपियन यूनियन बना, उसको क्या लगा होगा? कहाँ वर्ल्ड वॉर 2 और कहाँ यूरोपियन यूनियन? 30-40 साल का ही तो फ़र्क है, शायद नहीं 40 साल के आप देखिए। सो आई विल नॉट क्लोज एनी टॉपिक, बट आई विल नॉट फोर्स माई पीपल की जॉब। जैसे जो आपने बोला फारूक साहब का, उन्होंने बोला सेक्रीफाइस। बिग पॉइंट इज, जब सेक्रीफाइस मांगते हैं, जब आप कुर्बानी मांगते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, जो कुर्बानी लेता है, पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, BSF वाला हो जो गोली मारता है, या DC हो या तहसीलदार हो जो आपको बंद करता है। सो कुर्बानी, और ये कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा? क्या मेरा बेटा बनेगा? वो तो इधर पढ़ते हैं कि गरीब का बेटा बनेगा। रियलिटी है गरीब का बेटा बनेगा। और सबसे बड़ी बात फारूक साहब, मुझे थोड़ा गुस्सा आता है कि मैं भी जेल गया हूं, कि 90 से आज तक हम बोलते हैं कुर्बानियां, कि कश्मीरी कुर्बानी दे रहा है, जेल जा रहा है, मर रहा है, कब्र में घुस रहा है। 96 से 2002 जब आप चीफ मिनिस्टर थे, या 2008 से 2014 में जो लोग मरे, जो लोग जेल गए,
वो कुर्बानियां कौन सी कुर्बानी थी? क्या उन कुर्बानियों में और इन कुर्बानियों में फ़र्क है? आप किस साइड थे उस वक्त, कुर्बानी देने वालों के साथ या कुर्बानी लेने वालों के साथ? सो हमें भी केयरफुल रहना चाहिए। ये एक सीरियस मामला है। लेट आउटसाइडर्स को मजाक नहीं लगना चाहिए कि यही इंसान जो कल तक थानेदार था, लोगों को जेल डालता था, पीएसए में अंदर करता था, छोटे बच्चों की कब्रें बनी हैं इनके दौरे हुकूमत में, आज बोलता है कुर्बानी दो। सो मेरा मामला होगा कश्मीरी को कि अपने बच्चे को बचाओ, जैसे मैं अपने बच्चे को बचा रहा हूँ, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप भी अपने बच्चे को बचाओ। अल्लाह माफ़ करे, इस कुर्बानी का जो है अगर कल फ़ायदा भी होगा वो मैं लूँगा, वो आप नहीं लोगे, आपका बच्चा नहीं लेगा। सो हमारी लड़ाई, और फिर कश्मीरी कुर्बानी करके क्या करेगा? देखिए आपको मैं बता दूँ, या आप कोर्ट में जाओ या आप हिंदुस्तान के लोगों को मनवाना है, क्योंकि 370 वापस जे.एंड.के असेंबली में नहीं आएगा, वो इंडियन पार्लियामेंट में आएगा। ये बेचारा कश्मीरी को आप कुर्बानी दिलवाओगे तो इससे इंडियन पार्लियामेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सो यू नो दिस कुर्बानी का थिंग एंड ऑल दिस थिंग्स एट हुज कॉस्ट? किसका बच्चा मरेगा, किसका बच्चा जेल जाएगा? अच्छा सज्जाद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कुर्बानियों की बातें आ रही हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3, 4 और 5 अगस्त को सज्जाद गनी लोन को श्रीनगर में काफ़ी एक्टिव देखा गया, दिन में भी मीटिंग्स, रात को भी मीटिंग्स, और फिर आप सब जेल चले गए। जेल से बाहर आए तो एक अलायंस बना जिसमें आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली, आप स्पोक्स पर्सन की हैसियत से रहे वहाँ पर। कुछ वक्त तक आप वहाँ रहे और उसके बाद आप बाहर आए, आपने कहा कि नहीं जनाब मैं इसके साथ नहीं रहूँगा जी, लेकिन मेरे थॉट्स बराबर उधर ही हैं जी। ये समझ नहीं आया, आप उधर भी हैं और इधर भी हैं। नहीं, मैं उधर, देखिए मेरी बात सुनिए, 370 हमने बोला हम इकट्ठे इसमें करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नियतों में खोट है, बाहर आऊँगा, इनके खिलाफ नहीं बोलूँगा। वो 2-3 बातें हो गई। एक, जब मैं चुप करके, देखिए हम ऑल पार्टी मीटिंग में गए, मैंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि सब लोगों ने, सब लीडर्स ने अच्छा बोला एंड दे मेड द पीपल ऑफ कश्मीर प्राउड। द आइडिया वॉज, ऐसा नहीं था, आई डिड नॉट फील प्राउड देयर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन ये था कि कौम के सामने हम एक यूनाइटेड मैसेज दें। देखा 5-7 दिन में चिम्मे गोइयाँ, गॉसिप, सजाद लो ने तो ये बोला वहाँ, सजाद लो ने तो ये बोला वहाँ। अल्लाह करे कोई आरटीआई करे और देखे किसने क्या बोला। बिलखसूस मज़ा आता कि फ़ारूक साहब का, और फ़ारूक साहब की जो तारीफ़ वहाँ एलजी साहब की थी कि लोग देखते कि ये एलजी साहब की तारीफ़ करने गए हैं या कश्मीरियों का मसला डालने गए हैं वहाँ। मैंने बोला यार ये कितनी देर में बैठकर, खबर तो ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना प्रोटोकॉल ढूंढने वहां गई, वज़ीर आज़म के सामने प्रोटोकॉल ढूंढ रहे थे। अब आप सुनिए मेरी बात। स्नाइपिंग, अब सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। फेसबुक पर इनका बंदा उठ के बोले कि सजाद ने तो ये बोला। अब मुझे छोड़ दीजिए, उमर अब्दुल्ला साहब नहीं है क्या महबूबा जी के साथ? देखिए परसों डोडा में क्या तकरीर की। मतलब मुझे हमारे लाख डिसएग्रीमेंट मुफ्ती साहब के साथ, बट शुड ही हैव अटैक्ड हिम दैट वे? तो उसकी अलायंस पार्टनर है। अब देखिए आप, ये सामने 15 औरतें हैं, मैडम 100 किलोमीटर दूर आई हैं 15 वुमेन को तकरीर करने के लिए। इनका आउटरीच है, आउटरीच 15 ही आई हैं। फिर जो ये साहिबा बता रही हैं, इनका रिकॉर्ड है, ये 2 टर्म एमएलए रह चुकी हैं। एक में इन्होंने 2200 वोट लिया है, दूसरे में आई थिंक 3700 वोट लिया है। बातें देखिए कितनी बड़ी है, और अपने अलायंस पार्टनर को। सो इट इज़ नॉट अबाउट मी। आप आगे देखिए, आप क्यों अभी इसमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद बोलेंगे कि सजाद भाई को तो फिर भी अकल थी, पहले निकल आया। इनका देखिए, आई विल टेल यू वेरी, इट्स अबाउट पावर, इक़्तिदार के बारे में, दैट्स इट। तेरा नाम क्या है? इक़्तिदार। तू रहता कहाँ है? इक़्तिदार। तेरा मजहब क्या है? इक़्तिदार। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआईएम, जो इस वक्त 3 पार्टियां, नहीं सीपीआईएम, दैट्स फॉर पावर, दे आर पावर हंगर्स। नॉट सीपीआईएम, नहीं सीपीआईएम को अलग आप रखिए, वो तो कॉमरेड्स हैं, वो तो फाइट करते हैं। वो तो उनका तारिक हमीद साहब का अपना मसला है, उनके साथ है, वो छोड़िए। तारिक हमीद, मतलब सीपीआईएम एज एन इंस्टीट्यूशन आई विल नॉट अटैक, नो। ओनली यूसुफ, जो 2 घर हमारे हैं, अब्दुल्ला और मुफ्तीज, ये पावर हंगरीज हैं, और ये जनाब बाहर आके कुछ करते हैं और अंदर जाके प्रोटोकॉल की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये देखिए बीजेपी वाले, इन्होंने हमको ज़बरदस्त थ्रेटन अस
कि हम जो है तब खानदानी राज खत्म करेंगे। किया? नहीं किया। इनका एनआईए, इनका सीबीआई, इनका जो ये एसीबी, ये गरीब के लिए है। दिल पर हाथ रख कर कहिए, अगर सजाद लोन के ऊपर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का केस होता, वो जेल में नहीं होता, वो घूम रहा होता ऐसे, वो जेल में होता साहब, जेल में। जो इन्होंने कारनामे किए हैं, हमें कभी छोड़ते? हम थोड़ी बात, देखिए मैं आपको बात बताऊंगा, आजकल एक नया एक इकोसिस्टम है, समझिएगा, एक इकोसिस्टम है। दिल्ली में लिबरल मीडिया, फिर आपका राइट विंग मीडिया कभी ये नहीं पूछेगा उमर अब्दुल्ला से, भाई आप भी तो फॉरेन मिनिस्टर थे बीजेपी के साथ, जब आप बोलते हो कि सजाद लोन जो है वहां सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था, आप भी तो थे, आपका तो बैप्टिज्म जो हुआ है वो तो आरएसएस में हुआ है। जैसे हमें जब मुसलमान पैदा होता है बांग देते हैं यहाँ, अल्लाह अकबर, आपका जो सियासी बांग है वो तो आरएसएस वालों ने दी है, कोई नहीं बोलेगा। अरे मैडम, आप बोलते हो कि सजाद लोन का है ये मिनिस्टर था, पर आप तो चीफ मिनिस्टर थी उसमें, कोई नहीं पूछेगा। आके सजाद लोन को पूछेंगे भाई तेरा क्या है इनके साथ। एक इकोसिस्टम है, नोबडी विल आस्क देम अ सिंगल क्वेश्चन। ना, अब आप मेरी बात सुनिए और एक चीज याद रखना, जो ही इलेक्शन होंगे इकोसिस्टम बदल जाएगा। उमर साहब, महबूबा जी, अब बीजेपी के साथ मिलकर पहले आप स्टेट वापस लाइए, और बीजेपी बोलेगी ओ दे आर अवर लॉ। अरे हम क्या इनके खिलाफ बोल रहे थे, ये तो कुंभ के मेले में हम बिछड़ गए थे, हम तो एक हैं। देख लेना आप, ये वही महबूबा जी नहीं है जो बोल रही थी कि आप मुझे वोट दो मैं बीजेपी को बाहर रखूंगी। क्या ये उनके साथ बैठकर नहीं मिली? फिर इनको छोड़िए, जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, आई चैलेंज हिम, मैं टाइम भी बताऊंगा, वेन्यू भी बताऊंगा। महबूबा जी से पहले तो वो बैठे इनके साथ कि मेरे साथ हुकूमत बनाओ, उन्हें यह भी मान लिया कि जितेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर होंगे। मैंने तो तब लेटर ऑफ सपोर्ट भी लिखा था, ये क्या बोल रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये नहीं पता थी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन लेटर ऑफ सपोर्ट भी लिखा था। सो ये जो ये ड्रामाबाजी सारा, ये क्या। और आप देखिए सिस्टम, देखिए क्या है। सजाद लोन को Z+ सिक्योरिटी है, PSO 2 होते हैं, आप आना कभी मेरे घर। ये हो गए SSG वाले, हिंदुस्तान के खिलाफ, आज की दिल्ली के खिलाफ, एक 150-150 बंदा एक का है प्रोटेक्ट। बातें ये ऐसी करेंगे जिसे मेरी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी, मेरे वर्कर की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी। बातें ये ऐसी करेंगे, कोई इनको कुछ नहीं बोलेगा, इनको अलाउड है। तो दैट मीन्स वही है ना कि जो कुछ लोग बताते हैं जनाब, पॉलिटिकल विल जम्मू कश्मीर में है नहीं, और लड़ाई वहां कुछ और लड़ी जा रही है और कहा कुछ और जा रहा है। Look, I will tell you one thing. There are one or two things which are a given. NC is a given, PDP is a given. These two families are a given. फिर चाहे यहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जनता दल हो, ले दे के इन्होंने इन्हीं के इर्द गिर्द जो है, देखिए यहाँ कश्मीर, यहाँ दिल्ली की, आप तो दिल्ली में होते हैं, आपको पता होगा, दिल्ली की सियासी गलियों में जब ये दो खानदान आते हैं, इनका है कि आपको जितना मारना है मारिए, और ये कश्मीरी सीखेगा नहीं इसके बगैर, लेकिन हमें पॉलिटिकल स्पेस दीजिए, हमें रोने दीजिए, ताकि हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस है वहाँ हमारी शनाख्त वहाँ। आप देखिए आज की डेट में पॉलिटिकल स्पेस किसके पास है, और रोने का हक किसको है, ये बयानबाजी का हक किसको है। मैं कर सकता हूँ, मेरे वर्कर को उसी वक्त इलाहाबाद पहुँचा देते हैं, जेल में आगरा पहुँचा देते हैं, ये हक सिर्फ इन दो को है। कुछ तो आपको पता होगा जब इलेक्शन होते हैं यूपी में तो ये खड़ा हो जाते हैं, कुछ तो उनको उसमें भी काम आता है दिखाने में कि देखो जी ये क्या बोल रहे हैं, अब हम कश्मीरी को और मारेंगे। यानी आपका ये खुलेआम कहना कि जनाब ये दोनों पार्टियां जो है ये जनाब दिल्ली मिली हुई है, बीजेपी हेडक्वार्टर से डिक्टेशन मैं आता कह रहा हूं, और स्टेटमेंट वैसे ही आ रहे हैं। आप छोड़ दो, अब मेरा देख लो, मुझे हंसी आती है, बोलते हैं हमारे को ऐसे किया। अब एक ये है, देखिए जी यहाँ ये बोलते हैं या इधर जाओ या उधर जाओ। मेरे साथ हिलाल राठौर साहब आया, एक केस वापस लिया है, रेड पे रेड, रेड पे रेड। इमरान शेख साहब हैं, रेड पे रेड। अपने परवेज साहब आए, एक केस बताए जो वापस लिया, लेकिन प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा करे जा रहे हैं कि देखो जी जो वहां जाएगा। अरे मैं पर्सनल अपनी बात बोल रहा हूं, मैं रोना नहीं चाहता, मेरे को क्या छोड़ा हुआ है। आई हैव अ पाकिस्तानी वाइफ, उसका अभी तक स्टेटस इन्होंने अपना जो ये रेजिडेंट स्टेटस है वो पूरा नहीं करते हैं, देखा जाएगा, बच्चों का नहीं करते हैं, लेकिन मुझे रोना नहीं आता।
ये इनका अपना पुराना सिस्टम है रोना। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं अब्दुल गनी लोन का बेटा हूँ। यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट है, दे हैव नो सिंपैथी फॉर हिम, दे बिलीव दैट ही वाज अ सेपरेटिस्ट, राइट। और ये लोग भी यहाँ आकर बोलते हैं कि भाई केयरफुल रहना, ये बंदा ठीक नहीं है, आप देखो इसका बाप कौन है, इसका ससुर कौन है, बीवी पाकिस्तानी। जब कश्मीर पहुंच जाते हैं बोलती हैं तो आरएसएस के साथ बैठा हुआ है। दे आर डेंजरस पीपल। इनने कितनों को मरवाया है अपने बातों से। मुझे पूछे, आप मुझे बताइए, पीएसए इनने नहीं लाया क्या? पोटा इनने लाया? अभी तक कितने लोगों को उनने पीएसए में बंद किया, ये जवाब दें। 2 फांसियां लगी हैं कश्मीर में, मकबूल भट्ट की, अफजल गुरू की, दोनों पर किसके दस्तखत है ये बताएं। 96 से 2002 तक फारूक साहब वॉज द चीफ मिनिस्टर, कितने लोग मरे? द हाइएस्ट 10,000 सिविलियंस किल्ड इन दैट टाइम। कितने लोग जेल गए? फिर 2008 से 14 बेटा आया। हैव वी फॉरगॉटन 2010? हैव वी फॉरगॉटन हिज स्टेटमेंट्स? वो शिपिन की जो 2 लेडीज थी जिनके बोलते हैं कि 1.5 फुट में वो मर गई, इनको वो कभी याद नहीं आते हैं। और फिर ये जाते हैं, जब मुफ्ती साहब का नाम लिया, अगर हम होते तो क्या करते उमर साहब, अगर तुम होते, अगर तुम होते तो हमने देखा है कि सरेंडर कैसे किया जाता है स्टेट का पावर। जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उनके होम सेक्रेटरी तय करते थे कि और अनाउंस करते थे दिल्ली से कि कर्फ्यू कब खत्म होगा। आर यू नॉट द सेम चीफ मिनिस्टर? एंड यू आर टेलिंग अस दैट यू एक्चुअली, कि आप खड़े होते और रोकते। और सबसे बड़ी बात, 370 तो पार्लियामेंट ने लिया। आप क्या मुफ्ती साहब को बोलते हो कि भाई अगर मुफ्ती साहब नहीं होते हम होते? सो ये झूठ, ये बाकी चीज़, आई थिंक वी नीड टू पुट एन एंड टू इट। बीजेपी क्लियरली इज नॉट गोइंग आफ्टर दैम। बीजेपी इज गिविंग देम पॉलिटिकल स्पेस, इट्स अ रियलिटी। सिंपल है। जितने भी बाकी हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 92, 93 जब शुरू हुआ, पहले मिलिटेंसी, फिर आया एक वर्ड मुखबिर। तो जगह मेरा आपका जगह याजू मुखबिर, इन्होंने क्या किया है, जो इनके साथ नहीं है वो बीजेपी है। और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह लिख लें ये बीजेपी होंगे। सो अभी मैं बीजेपी का नाम पर एक एक को खत्म कर दूं। अब देखिए, शाह फैसल टॉपर, वो आया, उसने पार्टी बनाई, बोला ये देखो एजेंसीज ने भेजा। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मुझे एक चीज बताओ। इसी पे मैं आना चाहता हूं सिराज साहब। अब जब मैं कश्मीर और जम्मू को देखता हूं तो बड़ी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जम्मू का वोट मुझे कंसोलिडेटेड नज़र आ रहा है विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कांग्रेस, बीजेपी और छोटा सा कुछ है वहाँ पे। और जब मैं कश्मीर की ओर जाता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन एक पार्टी है आपके साथ। हाँ, एक्सेलेंट। मगर हैं कौन? कश्मीरी मुसलमान ही है ना। अब सीट सजाद लोन ले, फारूक अब्दुल्ला ले, वहाँ बीजेपी तो है ही नहीं। है बीजेपी क्या वहाँ? यू टेल मी। बीजेपी है जम्मू में। ये बी टीम, सी टीम ना, पहले सजाद लोन साहब भी बी टीम है। अब मेरी बात सुनो, बुखारी साहब भी बी टीम है जी। टेल यू, मेरे पास ये आंकड़े हैं, ये मैं छापूंगा। 11 सीटें गिफ्ट की हैं एनसी या पीडीपी ने बीजेपी को 2014 में। डोडा एनसी नहीं उठाती तो कांग्रेस जीत जाती। बदरवा पीडीपी नहीं उठाती तो कांग्रेस जीत जाती। कश्तवार पीडीपी नहीं उठाती तो एनसी जीत जाती। रामबन एनसी नहीं उठाती तो कांग्रेस जीत जाती। कालाकोट, कठुआ बीएसपी जीत जाती। 11 सीटें गिफ्ट की हैं एनसी और पीडीपी ने 9 और 2 कांग्रेस ने बीजेपी को 2014 की। इसको वोट डिवीजन कहते हैं। जो वैली का वोट है वो तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, वहां बीजेपी है ही नहीं। और ये जो नया है कि भाई वोट डिवीजन होगा, व्हाट डू यू मीन? आर यू टेलिंग मी कि मेरे खिलाफ कोई नहीं लड़े? अब जो उमर साहब परसों चनाब गए, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है कि मतलब सजाद गनी लोन साहब को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है जी। बुखारी साहब को वोट दे तो वो तो बीजेपी के साथ। सजाद लोन साहब ने इंटरोगेशन खाया है, उसका बाप 10 साल जेल में था, उसका पासपोर्ट 8 साल बंद था, है ना। ये बीजेपी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे, 2 चीफ मिनिस्टर रहे हैं, दादा भी चीफ मिनिस्टर, बाप भी चीफ मिनिस्टर, 75 का अकॉर्ड भी उनने किया। लगभग कोई 10-15 हज़ार कश्मीरी मुसलमानों को कब्र में डाला हुआ है, तकरीबन 10,000 को पीएसए में अंडर लाया हुआ है। वो नहीं है, वो अच्छे हैं, वो बच्चों को खा जाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं यार। इट इज एज आई टोल्ड यू, इट्स एन इकोसिस्टम। इट इकोसिस्टम है। एजेंसी वाला भी, अरे यार सज्जाद साहब का है ना थोड़ा बहुत। क्या है सज्जाद साहब का? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम 45 ईयर ओल्ड पार्टी हैं। मेरा फादर लड़ते थे,
अब देखो वोट डिवीजन की बात बताऊं, अभी मैडम भी बोल रही थी, जिस प्रॉब्लम ये है यार इशफाक भाई, दैट हमारा जो नया जर्नलिस्ट है ये पढ़ता नहीं है, ये किताब नहीं खोलता है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ हिस्ट्री पढ़ो, वैसे उनको भी बोलता हूँ कि पढ़ो थोड़ा। लेट्स टॉक ऑफ 1977, शेख साहब थे, उस वक्त उनकी वेव थी। वेव पार्टली इसलिए भी थी कि कांग्रेस ने सारा उनको दे दिया। अगर आज भी ऐसे किसी को दे दें वो भी, उसकी भी वेव आ जाएगी। और वो शेख साहब थे। 77 में 3 आदमी जीते, लोन साहब जीते, गिलानी साहब जीते और काबली साहब जीते। काबली साहब को सपोर्ट करते थे मीरवाई साहब के फादर। सो ये 3 बड़े थे, एक अवामी एक्शन कमेटी, जमात इस्लामी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अब मैडम जैसे बोलती है वो डिवीजन, मुफ्ती साहब का तो जमानत जब्त हुई उसमें 77, 83 में फिर उनकी जमानत जब्त हुई है ना। लोन साहब जीते, फिर गिलानी साहब शायद को हराया गया 30 वोट से या कुछ। 87 में कांग्रेस के हेड थे मुफ्ती साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनने मिलकर चोरी की 87 की रही। उसके बाद से लड़ाई नहीं, न पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने, न जमात इस्लामिया ने, अवामी एक्शन कमेटी, इन सब ने बोला हमने नहीं लड़ना है, बनी माफ। ये जो 87 में तो चोरी की गई। जब अब ये नहीं लड़े तो जो एंटी एनसी वोट था उसमें कुछ पीडीपी ले गई। अब पीसी वापस आ गई लड़ने। तो मैडम बोलती है वोट डिवीजन। अरे मैडम, वोट डिवीजन उनका होता है जिनका वोट हो, आपका तो था ही नहीं। वोट कहते हैं पीसी के वोट को, कम था। 87 में मेरा डैडी लड़ा, 2014 में मैंने लड़ा। 27 साल के बाद वोट उधर का उधर बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। इसको कहते हैं हार्डकोर वोट। 27 साल जेल, मार, कत्ल, फिर भी वहीं रहा। ये कैसा वोट है आपका? ये गुसूम तुमुल कहां से लाया है आपने कि एक ही झटके में भाग जाता है? एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, मैडम के तो अभी भागे ना 2019 के बाद। 2019 का पार्लियामेंट वैली में नंबर 1 पर एनसीआई 2 लाख कुछ हज़ार, नंबर 2 पर पीसीआई 1,40,000, नंबर 3 पर पीडीपीआई 1,17,000 या 18,000। ये किसी ने आपको बोला है? नहीं बोला है। वाई? बिकॉज पीडीपी उन 2 ट्रेडिशनल पार्टीज में है जो एजेंसीज ने बनाई है, एस्टेब्लिशमेंट की प्यारी है। ये नहीं बोलना है कि सजाद लोन दूसरे नंबर पर आया है, ये बोलना ही नहीं है। और जब भी मैं किसी को बोलता हूं वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने सुना ही नहीं। सो इट्स नॉट पोस्ट। और सबसे बड़ी बात है, अगर लीडर भाग जाए तो पार्टी क्या होती है? रसदार साहब एक चीज बताइएगा, क्या वाकई तौर पर एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करती है कि आप ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। लुक, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैज बीन अ विक्टिम। हमारे खिलाफ 83 में चोरी की, 87 में चोरी की। एज आई टोल्ड यू, आप देख लीजिए। अरे ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम परसों लिस्ट बना रहे हैं, हम वो रिलीज करेंगे। 1000-1200 तो हमारे वर्कर्स को इन्होंने पीएसए में बंद किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अभी ये सुनिए आप, मैं अभी बांडीपोरा गया था, तो वहाँ एक साहब थे, उनके घर गया मैं, तो सब थे हम। तो काफ़ी देर बाद, 30 साल बाद मैं उस घर में जा रहा था। मैं लास्ट टाइम अपने फादर के साथ वहाँ गया, तो मजाक चल रहा था। मजाक में मैंने उसको बोला, और ज़्यादा बातें मत करिए, बीजेपी वाले अंदर करेंगे। तो बोला ओ सर, ये बच्चे हैं कल के, ये क्या मुझे अंदर करेंगे? तो मैंने उसको बोला अच्छा। बोला मैंने फारूक अब्दुल्ला का जुल्म देखा है, ये तो अभी इनको बोलो उससे क्लास लें। तो मैंने बोला क्या किया? बोला मैं निज़ामुद्दीन भट्ट का चीफ इलेक्शन एजेंट था। सिर्फ उस बात के लिए 87 में तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला ने मुझे कुठवा में 2 साल पीएसए में बंद किया। दीज आर रियलिटीज, यू हैव टू गो एंड डॉक्यूमेंट देम एंड टेल द पीपल ये इनका असली चेहरा है। वोट डालने पर आप आफ्ताब कमीशन 1977 में लगा था, तकरीबन 30 या 40 उनको जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया। जी, डिसमिसल पर इतना रोना लगा रहे हैं। मैं रोऊं कि कश्मीरी मुलाजमों को क्यों निकाल रहे हो तुम? बनता है, इनने तो खुद निकाला हुआ है, ये किस बात पर रो रहे हैं? इन्हें खुद नहीं निकाला क्या? ये किस बात पर रो रहे हैं? सो पॉइंट इज दैट रोने के लिए भी दे आर अ पार्ट। जितना भी आज बीजेपी जो भी कोई जुल्म कर रही है, वो जुल्म उनने भी किया हुआ है। जब यही एक्स जालिम आज रोते हैं, तो जो बाहर ऑब्जर्वर्स होते हैं उसमें इनको सीरियसनेस नहीं नजर आती कि ये तो ड्रामा चल रहा है। कल जब ये पावर में थे, ये खुद कश्मीरी को कतराते थे, आज किस बात पर रो रहे हैं? अच्छा जी सर, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट अब है कि अब ज़रा थोड़ा डेवलपमेंट की ओर भी आए, और जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से आपने खुद मुलाजमीन का नाम लिया, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ कहाँ पर आप देख रहे हैं, आप खुद वज़ीर रहे हैं, आपने स्टेट को चलाया है, देखा है जिस तरीके से चलाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि सही सिमत में
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है और उन्हें फीडबैक सही से किया जा रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, ना तो एलजी साहब को ये शक होना चाहिए कि वो कोई रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ना मुझे कोई शक शुबा है। मैं डेमोक्रेसी का भक्त हूं। एक पॉपुलर गवर्नमेंट जब आएगी तो इकोनॉमी इकोनॉमिक से सब आगे चलेगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिग्निटी। डेवलपमेंट की बात छोड़िए, डिग्निटी नहीं है। आपका अफसर आम लोगों से मिलना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में उसने आईएएस किया है, वो साहब है। साहब को आम लोग जो हैं बहुत नीचे लगते हैं। हम जो हैं, हमें आम लोग कुर्सी पर बिठाते हैं। हमारे लिए वो, हमने जाना है वोट लेने, तो हमने उसको कुर्सी पर बिठाना है। ये अपनी एक दुनिया में, फिगर्स वाली दुनिया में, सर हमने 20% कर दिया ना, 20% कवरेज थी पिछले साल, तो 18% थी, आज हमें 22। ऑल लाइज। इन आवर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्टैटिस्टिक्स का बोलते हैं जो नंबर्स, गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट? So they collect garbage in terms of figures, and then what they go out is garbage. So I have worked with these bureaucrats, and with full respect, they cannot. If you think they can usher in an era of development, I doubt it. They cannot. So ये जो है इनका जी हमने ये कर दिया, कुछ structural changes maybe they might have made. Like I think they are going to digital filing, which is good. मगर कर नहीं रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज मुझे एज मिनिस्टर हमेशा लगा कि अगर हम डिजिटल फाइलिंग में जाएं, इट विल रियली बी अ रेवोल्यूशन। बट अभी शायद देयर इज़, क्योंकि डिजिटल फाइलिंग के भरोसे पर ही जो है दरबार मूवी बंद हो रहा है। बट रियलिटी ये है कि जब हम वहाँ थे तो बोलते हैं भाई तलाइए फाइल लाओ भाई। जनाब वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब छुट्टी पर है, तो यार फाइल लाओ। सर वो लॉकर बंद किया हुआ। कब तक आएगा? सर 3 दिन तक। भाई 3 दिन के बाद आना, 3 दिन। जनाब उसने एक्सटेंड की, वो थोड़ा बीमार था, 7 दिन वो और नहीं आएगा। वी हैव सीन इट विद डिजिटल फाइल। यू कैन कॉल हिम एंड टेल हिम भाई फाइल पर लिखो अपना, और पीपल हु सिट ऑन फाइल यू कैन। सो वो एक मुझे लगता है डिजिटल फाइलिंग इज़ अ वेरी गुड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन। तो ये जो दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होगी जी, बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे। सज्जाद गनी लोन साहब का भी एक माइंड सेट है इंडस्ट्री का। क्या आपको लगता है वाकई तौर पर तब्दीली का आगाज़ हो गया है? आई डोंट नो वेदर वी आर, जम्मू का साइड में भी वहाँ इंडस्ट्री लग सकती है। हमें फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ का जम्मू में। कश्मीर में इंडस्ट्री लाना, आई डोंट थिंक, यू हैव टू डू थिंग्स विच आर नेचुरल। अननेचुरल चीज़ें या सब्सिडाइज चीज़ें, इकोनॉमिक साइंस है प्रूव, चलती नहीं ज़्यादा देर, राइट? आई वुड हैव थॉट जम्मू एज द इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ आवर स्टेट, एंड वैली आई वुड हैव सीन सर्विस सेक्टर, टूरिज्म। बहुत बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो सकता है। इवन जब डिस्टर्ब्ड कंडीशंस हैं, यू कैन क्रिएट आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस, जैसे बाहर हुआ है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क्स बना सकते हैं, आप जिसमें मैं सर्विस सेक्टर बोल रहा हूँ, बैंकिंग को ये कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस, ब्यूटीफुल आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म। इंडस्ट्री का मैं स्केप्टिकल हूँ। आई वुड लव कि जो इन्वेस्टमेंट आ जाए वो उन जगहों में जाएं जहां हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है टू डू थिंग्स, जैसे टूरिज्म है, बैंकिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। फार्मा कंपनीज आ सकती हैं, वो वहाँ डेवलप, बिकॉज ऑफ आपका क्लाइमेटिक आपका एडवांटेज हो सकता है उसमें, बिकॉज एनर्जी को रेगुलेट करने में द प्राइस ऑफ रेगुलेटिंग एनर्जी इज़ वेरी हाई। फिर आपका यू कुड गो, देयर वुड बी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आपकी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं काफ़ी हैं हमारे, जो अगर सच में उनकी कल्टिवेशन की जाए तो देयर इज अ ह्यूज दिस थिंग। सो वी कुड लुक एट दोज थिंग्स, बट आई डोंट थिंक, यू सी, टूरिस्ट्स कांट स्क्रिप्ट योर फ्यूचर। अभी जो हैं तो टूरिस्ट से हैं ना, कोई 2 साल के लिए आया है, कोई 4 साल के लिए आया है। सो मुल्कों की तकदीरें टूरिस्ट नहीं बदला सकते हैं। मतलब टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट इज़ फाइन, बट टूरिस्ट एज माई कमिश्नर सेक्रेटरी, टूरिस्ट एज माई डायरेक्टर, वो कौमों की तकदीरें नहीं बदल सकते हैं। वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं, दे कैन डू गुड। बाकी कौमों की तकदीरें नहीं बदल सकते हैं। कौमों की तकदीरें उस कौम के लोग बैठकर बदल सकते हैं। ये तो एक रियलिटी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थे जनाब सज्जाद गनी लोन साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के
चेयरमैन थे, बेबाक अंदाज में बात करते हैं और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के हर छोटे बड़े मामले पर इस अंदाज से उन्होंने बात रखी है कि जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है और फ्यूचर अलायंस किस तरीके के बन सकते हैं उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और याद रखिएगा फीडबैक के लिए आप हमारी अवामी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हम या नासिर।